अरे वो हेलो दोस्तों। अरे ऐसे नहीं करने वाले हम। ठीक। बहुत सारे YouTube चैनल्स वाले ऐसे होते हैं, पता नहीं। चलिए छोड़िए ऐसे मैटर। आते हैं बारात के प्रकोप को झेले हुए क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक। अरे कल एक्चुअली हुआ क्या था कि वहां से बारात का डीजे आने वाला था और यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस की संभावना थी, तो मैंने वहीं पर रोक दिया सवाल। ठीक है, तो आज इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को सैम कल के तरीके का। मैंने क्या कहा था कि ये मैट्रिक्स देख लीजिए आप, 1 by 1 का मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी, रो इसमें 3 है, 3 रो और एक कॉलम। 3 by 1 का ये भी मैट्रिक्स है और 3 by 1 का ये भी मैट्रिक्स है। एक जरूरी बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स से अगर कोई वैल्यू हम संगत भाग से निकालेंगे, तो फिर उसका ऑर्डर जो है, उसकी कोटि जो है वो सेम होना जरूरी है, अदरवाइज हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक, जितना का ये है उतना का उसके सामने वाला भी मैट्रिक्स होगा, तभी वैल्यू निकलेगा, अदरवाइज वैल्यू नहीं निकलेगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सभी कोरोस्पोंडिंग पार्ट जो भी इसका संगत भाग है उसको बराबर करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग संगत भाग को क्या करने पर, बराबर करने पर, यानी कि इक्वेटिंग कोरोस्पोंडिंग पार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इक्वेशन फर्स्ट यहां से लेते हैं, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकेंड, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इक्वेशन, ठीक है, तीन अलग अलग इक्वेशंस बना लिए। अब देखिए दिमाग ये लगाना है कि हमको x, y, z तीनों के वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ऊपर पूछ रहे हैं निम्नलिखित समीकरण में x, y और z का मान ज्ञात करें। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसमें x, y और z का मान ही निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि समीकरण थर्ड का यूज करते हैं। वैसे कोई भी सा भी ले सकते हैं, आपके कंफर्ट लेवल के अनुसार है, आप जिसमें कंफर्ट है वो लीजिए, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि यहां से मैं कुछ वैल्यू ले लूं। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये z है, खैर समझ रहे होंगे आप लोग। y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड। चलिए एक वैल्यू मिल गया हमको, y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड। इसको इक्वेशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा इक्वेशन हो जाएंगे। अब ये वैल्यू जो आया y का, ठीक, इस वैल्यू का यूज करके हम लोग अगर इसमें रखें, नहीं, y का वैल्यू यहां आया, सॉरी y से थोड़ा सा लंबा जाना पड़ जाएगा, इस समीकरण में जाना पड़ जाएगा। तो यहां से हम एक काम करते हैं, यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किस चीज की, z के आधार पर हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सही था, y इज इक्वल टू 7 माइनस z के फॉर्म में वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसके बाद चलेंगे पुनः अगेन समीकरण सेकेंड से चलेंगे। ठीक है, समीकरण सेकेंड से चलेंगे, इसका भी z के फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या चीज, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड। हमेशा कोशिश करेंगे कि किसी एक फॉर्म में कोई चीज आए। ठीक, अब इसका फायदा क्या मिलेगा हम लोगों को, वो जरा देखते हैं। समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट समीकरण आपको दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। x तथा y का मान रखने, एक काम कर लेते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो, थोड़ा सुविधा हो, तो हम लोग इसका वैल्यू इक्वेशन 4 दे देते हैं और ये इक्वेशन 5 दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने भी इक्वेशंस लो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये आसान थोड़ा सा हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई, इसको 4 करना है, ये दोनों तो सेम चीज था, इसको 4 करना है और इसको 5 करना है। तो इससे फायदा क्या मिलेगा हमको कि जैसे ही z का वैल्यू पुट होगा तो हम 4 और 5 में इसको पुट करके ये x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए 1 पे लाते हैं इसको। x का वैल्यू हमारे पास क्या था, पहले एक बार लिख दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, 9। इधर आ जाते हैं हम लोग, जब इधर आते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है, 5 माइनस जेड। ठीक है, x की वैल्यू हमको मिल रही है 5 माइनस जेड इज इक्वल टू, सॉरी यहां से मिल जाएगा हमको प्लस y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 माइनस जेड। ठीक है,
तो y की वैल्यू आ रही है 7 माइनस जेड प्लस, अब ये तो z ही है, सबको z के फॉर्म में ले आए। अब इससे फायदा क्या मिलेगा हम लोगों को कि एक z का वैल्यू सिर्फ निकालने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ z की वैल्यू। तो देखिए यहां से ये z और ये z हो जाएगा कैंसिल, सेम चीज प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 7 और 5 12 माइनस z इज इक्वल टू 9, या माइनस z इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 12, प्लस है बराबर की उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा माइनस z इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, देयरफॉर z का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3। तो हमारा पहला मान जो हुआ यहाँ पे निकल चुका है, z बराबर 3। अब मैंने कहा था कि जब z की वैल्यू हमें मिल जाए तो बाकी वैल्यूज को ऐसे ही रख देना चाहिए, ठीक। तो समीकरण 4 में z का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 4 में z का मान रख देंगे। तो जैसे ही ये समीकरण 4 में z का वैल्यू रखेंगे, y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, इसलिए y बराबर मिल जाएगा आपको 4। तो दूसरा वैल्यू भी आपको मिल गया, y इज इक्वल टू 4। अब लास्ट काम हम लोगों का है, इक्वेशन 5 है, इसमें वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 5 में z का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 में किस चीज का वैल्यू रख दिया हम लोग, z का। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना 3, इसलिए x इज इक्वल टू 2। तो यहां से आपको तीनों चीजों की वैल्यू मिल गई, x 2 हो गया, y 4 हो गया और z हो गया 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज कीजिए और फटाफट नोट कीजिए इसको, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आप लोगों को। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बस यही है, समीकरण है, सेम चीज है, संगत भाग को बराबर करना है। तो चलिए लिखा जाए सबसे पहले संगत भाग को, भाई ये कौन सा मार्कर है, डार्क नहीं है ये, संगत भाग को बराबर करने पर, ठीक है। तो संगत भाग को हम जैसे ही बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a माइनस बी का वैल्यू मिलेगा आपको -1, फिर आपको मिलेगा 2a माइनस बी का वैल्यू, मैं इधर कॉलम के हिसाब से चल रहा हूं क्योंकि इससे हमको एक सॉलिड समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब मैं बाकी को क्या करता हूं, इस साइड लिख लेता हूं, इसलिए क्योंकि एक नया इक्वेशन मिलेगा तो फिर सॉल्व करने में ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, 2a प्लस सी इज इक्वल टू, यहां इन दोनों को मैंने मेंशन कर दिया, 5 इक्वेशन हो जाएगा थर्ड, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। तो एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए फटाफट, तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, ठीक है। फटाफट इसको पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, आई होप कि आप लोगों का बन चुका होगा, ठीक। फटाफट पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए और ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, 2 इक्वेशंस बनेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं इधर, कुछ गलत तो मैंने नहीं लिखा है, a और c है, a और c के फॉर्म में है, तब तो आसानी से हो जाएगा। इसमें चलते हैं, समीकरण फर्स्ट गुना सेकेंड कर, सॉरी फर्स्ट गुना 2 कर, एक काम करते हैं, हम 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, सीधा जोड़ देते हैं दोनों को, ठीक, घटा देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जैसे ही हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देख लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और घटाने पर क्या होता है कि नीचे का साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका -a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, ये आपको पहला वैल्यू मिल गया, ठीक है, a इज इक्वल टू 1।
अब चलते हैं हम लोग दूसरे समीकरण पे, या पहले में ही चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में a का मान क्या करने पर, रखने पर। समीकरण फर्स्ट में हम लोग जैसे ही a का मान रखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी इज इक्वल टू वन, माइनस वन। a का वैल्यू पुट करते हैं 1, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन। इस वन को उधर भेजेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस वन। ठीक, अब यहां से हमको मिल जाएगा माइनस बी माइनस टू, और ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स b इज इक्वल टू भी हमको मिल गया 2। दो चीज की वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से a का वैल्यू मिल चुका था तो यहां पे पुट करते हैं। अब की बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a है हमारे पास, तो a से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पुनः, ये अलग है, ये लाइन, ये अलग लाइन है, ठीक है। पुनः क्या हो जाएगा, अरे कौन है भाई, कोई ना, चलते रहता है ये सब डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो पुनः समीकरण थर्ड से, जैसे ही समीकरण थर्ड से चलेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। अरे हाँ कोई ना, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारा 1, प्लस c इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 5 2। मैट्रिक्स वाले को और कुछ नहीं आता है क्या, हर चीज का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे तो याद हो जाएगा स्टूडेंट को। और हमारा एक दो स्टूडेंट है अक्षय बाबू सब जैसे, पता चलेगा क्वेश्चन ही याद करके चले गए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक, एक बार सॉल्व कर लेना है। आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए हर चीज के क्वेश्चन के आंसर, पिछले भी क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को यही मिल रहे थे, 1 2 3 4 1 2 3 4। हो क्या रहा है, खैर जो भी हो रहा है हम लोगों को बनाने से मतलब है। बाकी बुक वाले भाई साहब जाने, आप लोग जब अच्छे हो जाए थोड़ा अच्छा सा बुक लिखिएगा और सीबीएसई वाले को दीजिएगा, एनसीईआरटी वाले को भाई ये बुक चलाओ। फिलहाल तो हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, सी का भी वैल्यू मिल गया, अब इसमें पुट कर देते हैं, डी का वैल्यू मिल जाएगा। और मेरा सिक्स सेंस कहता है कि इसका आंसर 4 आना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे कुछ कैलकुलेशन आता है, कुछ आता है, ठीक है, नहीं आया तो भाई माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, पैटर्न देखते हैं एक बार, ठीक है। तो पुनः सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान जैसे समीकरण 4 में रखेंगे तो हमको मिलेगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। ओह माय गॉड, अरे चांस है अभी, उम्मीद बरकरार है। ये हो जाएगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, या d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, देयरफॉर d इज इक्वल टू, यस देख लो ये 4। क्या सर पढ़ाते पढ़ाते ज्योतिषी बन चुके हो, क्या करें, ये एनसीईआरटी प्रेडिक्टेबल हो चुका है, इसमें पता है कि भैया ये यही करेगा। फिलहाल आंसर हो गया इसका 1 2 3 और 4, ए बी सी डी का वैल्यू। क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पॉज कीजिए और फटाफट नोट कीजिए। चलिए तो 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉमन सेंस लगाना है, वर्ग मतलब क्या, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एक वर्ग कैसा बनता है, कुछ इस तरह का, ये भुजा बराबर ये और ये। अगर एक वर्ग आव्यूह बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा, तो वो वर्ग जैसा लगेगा। तो जब देखिए अगर हम ऐसा कर दें, क्या ये स्क्वायर लग रहा है आपको, अगर आप लंबाई ले 2, चौड़ाई ले 2, अगर हम कुछ ऐसा लिख दिए, ये कौन सा चीज हो गया, ये भी वर्ग की तरह काम कर रहा है। आप इधर से देखिए, लंबाई और ये लंबाई और ये चौड़ाई बिल्कुल बराबर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक खासियत होता है, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं।
बिल्कुल, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पता चला? अगर पता चल गया हो तो प्लीज एक बार पॉज करके इसे ट्राई कीजिए और बताइए कि आंसर क्या है। देखते हैं आप लोगों का अनुमान सही है या फिर नहीं। ठीक, प्लीज पॉज कीजिए और फटाफट आंसर को टिक कीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, ये मैट्रिक्स जो है ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ध्यान से देखिएगा, 2x2 का। ये कितना का मैट्रिक्स है? 3x3 का मैट्रिक्स है। और ये 4x4। तो कोई भी मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब उसका m और n आपस में बराबर हो। ठीक, क्योंकि इसको m बोलते हैं, इस चीज को n बोलते हैं। ये m, ये n, ये m और ये n। यहां पे देखिए m और n आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का परिभाषा है। ठीक, कि जिस भी मैट्रिक्स में आप बुक देखिएगा आपको मिलेगा कि मैट्रिक्स का बहुत सारा प्रकार मिलेगा, बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। तो उस टाइप में एक टाइप है कि अगर किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों आपस में इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्न युग्म समान होंगे। यानी कि ये दोनों युग्म बराबर होना चाहिए। इसके लिए एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा? कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, देखते हैं, चेक करते हैं। तो इस दोनों को हमको बराबर करना है ना, किन मानों के लिए बराबर होगा। सबसे पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं। ठीक, फिर देखते हैं ऐसा करना संभव है या फिर नहीं है, या फिर अगर संभव है भी तो x का क्या वैल्यू निकलता है, y का क्या वैल्यू निकलता है। क्योंकि एक ऑप्शन आपको ये भी है ना कि ज्ञात करना संभव नहीं है, तो ये भी दिमाग में लेके चलना होगा। हम 0, y और 8, 4, एक काम करते हैं, हम x और y दोनों में से किसी एक चीज का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर x का वैल्यू है तो सबका सेम वैल्यू होना चाहिए, y का वैल्यू है तो सेम वैल्यू होना चाहिए, तभी ना। तो एक यहां से निकालते हैं, एकदम आसान सा वैल्यू निकालते हैं। y प्लस 1 पहले संगत भाग को बराबर करने पर, अब मैंने क्या किया कि संगत भाग को बराबर कर दिया। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा, संगत भाग को बराबर किया तो संगत भाग यहां क्या है? x प्लस वाई है और इज इक्वल टू में है आपका 8। जब यहां से मैं चला तो यहां देख रहा हूं मैं कि y बराबर 8 माइनस 1, ये माइनस 1 उधर गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 7। y इज इक्वल टू 7। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना है। अब देखिए वहीं पे अगर हम इधर से चलते हैं, y माइनस 2 संगत भाग को बराबर करना है, इज इक्वल टू 5। तो यहां से मिल रहा है हमको क्या? y इज इक्वल टू 5 प्लस 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 7। चलिए, मतलब साफ है कि इसका वैल्यू निकालना संभव है। अब एक बात, y इज इक्वल टू 7 कितने चीजों में है ये देखते हैं। सबसे पहले तो b नहीं होगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि इसका मान निकालना संभव है। हालांकि ये बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हम x का वैल्यू नहीं निकाले। अगर x का वैल्यू अलग अलग हो गया तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, d तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये y का वैल्यू 7 नहीं दे रहा है, बाकी तीनों संभव है। चलिए अब x का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो x के जगह पे अगर हम चलते हैं पुनः, तो क्या हो जाएगा? ये यहां से चलते हैं हम लोग, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। दोनों संगत भाग है, दोनों को हम लोग क्या कर दिए? बराबर कर दिए इसको। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका? 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। अच्छा, x इज इक्वल टू 2। अब यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया, एक भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि प्रबल संभावना है अगले क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 से डिफरेंट होना ही होगा, होना होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा है या नहीं। अब फिर से लेके चलते हैं इसको, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां क्या हो गया? 3x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 3। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 3। अगर हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बराबर करें इन चीजों में लेके, -3 ये चीज
-3 और -3 को अगर हम इधर लेके आए तो ये -3 साथ में रहेगा, ये -2 हो जाएगा। यहाँ शुरू में -2 है, 4 -2। एक मिनट भाई, एक मिनट, 4 -2, ओके ओके ओके, 4 -2 हो गया ये। अरे तब अभी चांस है बाकी, ये -2 की जगह 2 हो जाएगा, तब तो ये कुछ अलग होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका वैल्यू x इज इक्वल टू 2/-3, हम -3 तो नहीं लिख सकते, -2/3, ठीक। और इसको अगर हम सॉल्व करें, -2/3 है कहीं, हाँ यहाँ एक चांस c का लग रहा है हमको, लेकिन अगर हम यहाँ चलें 3x + 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये दोनों x की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, ठीक। जब ये x का वैल्यू बराबर नहीं है, देखिए इसका कहना है कि भाई आप बोल रहे हो कि मेरे पास x की वैल्यूज है, तो x का अगर वैल्यू बोलते हैं x तथा y के किन मानों के लिए, तो x का वैल्यू तो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर एक ही वैल्यू रहा तो x1 और x2 करके इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये साफ है कि x की वैल्यू यहाँ पे बराबर नहीं है, दैट मींस x डज नॉट इक्वल टू x, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा y और x का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको पॉज करके और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन फाइनली 3.1 का, उसके बाद क्या, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो फिर इसकी जो सबसे मेन चीज है वो देखते हैं हम लोग। अगर 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं तो इसमें कितना एलिमेंट, एकदम ध्यान से, बिल्कुल एक आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। अगर हम 3/3 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो कितने जगह टोटल, 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं, टोटल 9 अवयव होंगे उसके। कितने अवयव होंगे, 9 एलिमेंट्स। सब में हम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। हर चीज में या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं, यानी कि 9 जगह है। ध्यान से देखिएगा, याद आया कुछ, 11th क्लास कुछ याद आया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह है, 9 प्लेस है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा तो आराम से बनेगा। और कुछ 12th वाले भाई साहब हैं, इनसे मतलब ही नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, तो भी वो ध्यान में रखिएगा, उनके लिए भी बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। तो हर चीज में 2 चीज चाहिए, सब में हर चीज को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, या तो 0 या तो 2 से। इस सवाल को कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, सीधी सी बात होती थी, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि इसको 2⁹ कर सकते हैं, ऐसा ही होता था ना। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 512 तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर सिर्फ 0 और 1 से बनाना रहे तो 512 अलग अलग तरीके से 3/3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। सबसे आसान चीज आप क्या करिएगा, जितने भी एलिमेंट हैं उस पे आप कोटि को पावर बना दीजिएगा। जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, जितना अवयव देना है यहाँ पे, उस पे जो कोटि होगा, जो एलिमेंट होगा, उसको अवयव बना दीजिएगा। दैट मीन्स 2⁻3/3 2⁻9 यानी कि 512। ये भी तरीका है आपका, तो जो तरीका बढ़िया लगे उस तरीके से बना दीजिए, ठीक। तो यही था आपका 3.1 चैप्टर जो खत्म हो चुका है। अब मैट्रिक्स के 3.2 पे चलते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि कुछ जल्दी इसको खत्म करने का। थोड़े समय बाद मैं डबल वीडियोस करके बनाना शुरू कर दूंगा और बहुत ही ज़्यादा स्पीड करूंगा, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं सारे एनसीईआरटी को खत्म मैं कम से कम कर दूं, ठीक। और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम, अगर आप लोग कुछ और चाहते हैं कि वीडियो में कुछ और ऐड करूं मैं, तो प्लीज़ आप लोगों के सुझाव का स्वागत है। और जितना शेयर हो सके करिए, लाइक कमेंट फलना चिलना ये सब कुछ नहीं जरूरत है। अगर मेरे वीडियो से 1 या 2 स्टूडेंट भी जरूरतमंद को फायदा मिल जाता है तो ये मेरा सबसे मेन उद्देश्य है, ना कि हमको सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये सब करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट, टेक केयर।